सेकेंड क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग चैप्टर क्या कवर करेंगे, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि मैकेनिक एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन इसका ये है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान इतना किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको यानी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप फिर पता फार्मूला लगाओगे V बराबर IR, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप यहाँ से क्या करोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे। तो अगर इतना पता है तो ठीक है, मतलब अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो अच्छी बात है, करिए। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो फिर स्किप करिए, फिर आगे चलिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाइए, क्योंकि ये तुम्हारा नंबर क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। तो फिर ये उनके लिए है जिनकी फिजिक्स अच्छी है, जिनकी फिजिक्स अच्छी होगी उनके लिए क्वेश्चन ठीक है, जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं है वो ये क्वेश्चन स्किप करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब अगर किसी अर्धचालक को हीट करते हैं, अगर किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वो घट जाएगा। अगर किसी अर्धचालक को, ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो फिर उसके कंडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, यानी उसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। तो प्रतिरोध क्षमता उसकी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, उसकी प्रतिरोध की चालकता घट जाती है। ठीक है, वो रेजिस्ट करने का पावर जो है वो घट जाता है। ठीक है, अब कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, ये सब अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक मतलब समझते हो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है लेकिन कंप्लीटली नहीं हो सकता। कुछ पार्शियल जो है, कुछ आंशिक रूप से उसका जो है फ्लो बन सकता है। जो विद्युत के चालक तो होते हैं लेकिन पार्शियली विद्युत के चालक होते हैं, कंप्लीट विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। किसने कहा था कि फोर्स इक्वल टू माइनस फोर्स, तो सबको पता है ये किसने कहा था, न्यूटन ने। ठीक है, कि अगर किसी पर बल लगाएंगे तो अपोजिट बल उतना ही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, मतलब नाव में आप खड़े हो, ठीक है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव, अब मान जाओ कि आप किनारे की ओर चलना शुरू कर दो, ठीक है, तो जब आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो नाव क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, किनारे से दूर जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से दौड़ रही है। ठीक है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल कितना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि द नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अब जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है और कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वस्तु मोशन में होती है, गति में है, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा परिणामी बल जीरो होता है। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब मान जाओ कि एक व्यक्ति जो है वो इधर इंजन है तो इधर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अगर वो सिक्का उछालता है, ठीक है, और सिक्का जो है वो पीछे गिर जाता है, इसका मतलब रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी कैसे चलती, एक समान गति से चलती तो सिक्का वहीं गिरता। बात समझ में आ रही है, यानी कि रेलगाड़ी जो है वो रुक के फिर स्पीड, यानी कि अपनी स्पीड की तरफ जा रही है, रेलगाड़ी तेजी की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी आगे अपरिवर्तित गति से, फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म मोशन नहीं, पीछे परिवर्तित गति से नहीं, ये भी नहीं होगा, आगे अवमंदन से मतलब डैम्पिंग करके नहीं, ये भी नहीं होगा, फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन, हाँ, मतलब वो बॉडी अब क्या हो रही है, अब तेजी की तरफ जा रही है। बोला ना कि वो तेजी की तरफ जा रही है, तो मान जाओ यहाँ पे उछाला लेकिन तब तक और तेज हो गई, तो जब एक्सेलरेट कर गई तो जब जहां उछाला था वहीं गिर जाएगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जैसे अगर एक कार जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है
और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, और तब उसमें आप सिक्का उछालोगे तो वो सिक्का फिर से वापस कार में ही गिरेगा। बात समझ में आ रही है? अब वो सिक्का बाहर नहीं गिरेगा अगर अदर सारे फोर्स को जीरो मान लोगे तब। अब मान जो विंड फोर्स लग गया, अदर फोर्स लग गया, तब तो वो इधर उधर उड़ के चला जाएगा, ठीक है, उसका मास नहीं है तो। लेकिन अगर सारे फोर्स को जीरो मान लो और एक समान स्पीड में कोई कार चल रही है, 100 की स्पीड में चल रही है, सिक्का उछाल दोगे तो फिर वो सिक्का वहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी भी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर। वो सिक्के की भी स्पीड तो 100 किलोमीटर पर घंटे की है, ठीक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर्फ पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है इनर्शिया ऑफ द मोशन। इनर्शिया ऑफ द मोशन, अब ध्यान रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला जो लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, यानी गति के जड़त्व की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जहां ऐसा नाम आ जाए उसका नाम किसका होगा? न्यूटन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दुनिया में जो भी दो वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जो भी दो वस्तुएं हैं, हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। उसी फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। हवाओं की ऊर्जा होती है, मतलब हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो हवा हमेशा जो है वो किस मोशन में होंगी? तो काइनेटिक मोशन में। भाई हवा है तो चल रही है, और हवा चल रही है तो काइनेटिक मोशन है, उससे काइनेटिक एनर्जी निकल रही होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो काइनेटिक एनर्जी से होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई नहीं, पोटेंशियल हो गई नहीं। देखो, पोटेंशियल का मतलब कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर अवस्था में अब काम कर रहा है। अगर वो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी का फॉर्मेट, उसके चलने की वजह से एनर्जी का रूप बदल जा रहा है, तो फिर अब मान जाओ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज हो जाता है। जैसे कई बार काइनेटिक एनर्जी, पंखा बार बार जब घूमना शुरू होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो कई बार एनर्जी, अब देखो एनर्जी के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एनर्जी को नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जाता है। हमेशा ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो जाए, हमेशा जो है ऊर्जा क्या करती है? अपने रूप को बदल लेती है, अपने फॉर्म को बदल लेती है, ठीक है। अगला है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विंड पावर में। तो कौन सा होता है भाई? काइनेटिक। पंखा घूमता है और उसके घूमने की वजह से क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो अब देखो, स्टैटिक्स मतलब स्थिति, स्थिति मतलब रुका हुआ, तो रुका हुआ कौन सा है? स्टैटिक कंडीशन, यानी विश्राम की स्थिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल कितना होता है? यानी F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण कहाँ है? ये है, ठीक है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? ध्यान रखना, 100, अब अगर यहाँ है तो 1/6 इसका चंद्रमा पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 100 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96, लगभग 16 के आसपास आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, उसमें निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। किसी चलयमान वस्तु का भार कम होता है, मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसका भार जो है वो कम होता है, ठीक है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, ठीक है। गाड़ी जब स्पीड में आ जाती है तो फ्रिक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। स्पीड जितनी होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा, स्पीड जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार कीजिए, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या है? सही है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, पहिए स्पीड में आने के बाद प्रारंभ में क्या होता है? घर्षण ज्यादा होता है, तो प्रारंभ में पहिए नहीं फिसलेंगे, ठीक है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि साइकिल और पहिए में बॉल और बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों प्रयोग किया जाता है? स्पीड के लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो बॉल और बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है तो पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श, यानी एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इंक्रीज नहीं, द इफेक्टिव एरिया इंक्रीज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इंक्रीज। हाँ, ये सही है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं होगा, संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, नहीं। पहिया और धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, ठीक है, मतलब रिड्यूस कर जाता है, ठीक है।
इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंक्रीज करेगा नहीं। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है, सीढ़ी के कमरे के फर्श व ऊर्ध्व दीवारों के बीच फिसलना शुरू करती है। ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलते हुए सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पद कौन सा होगा? समझ रहे हो, एक व्यक्ति लकड़ी की एक सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। अब मान जाओ कि लकड़ी एक सीढ़ी है, इसके एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। सीढ़ी कमरे के फर्श पर ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू कर देती है। और फर्श पर यह फिसलना मान जाओ ऐसे शुरू कर देती है, ठीक है, कर देती है, पर ऐसा करते हुए ऊर्ध्व तल में ही रहती है। और ऐसा करते हुए ये ऊर्ध्व तल में ही रहती है, ठीक है। फिसलते हुए सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ कौन सा होगा? तो ये जो व्यक्ति जो खड़ा होगा वो कौन सी गति में रह रहा होगा? तो कौन सा? सर्कुलर मोशन होगा। हाँ, वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर मोशन में होगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो ये बीच में खड़ा आदमी है, इसकी गति कौन सी होगी? अरे भाई ये फिर इसी पे रह जाएगा, ये कह रहा है कि नीचे नहीं जा रहा है, ये इसी पे रह जाएगा, तो सर्कुलर मोशन होगा। करना मत ऐसे क्वेश्चन, छोड़ दिया करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग मत लगाना, ये आपसे मतलब अप्लाइड फिजिक्स पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिमाग नहीं लगाना होता ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा? अब देखो, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा? अरे भाई जब भारहीन है तो 200 ग्राम जल भरा जाएगा, तो जब पानी में ले जाओगे तो वेट क्या हो जाएगा? 0। या तो कंप्लीट वाटर का वेट होगा या तो वेट 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये फिर पूछ सकते हैं तुमसे। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? मोमबत्ती का जो ज्वाला होती है वो कैसी होती है? गोल होती है ना, ठीक है, तो सर्कुलर होती है, ध्यान रखिएगा। भारहीनता होती है, भारहीनता तब होगी जब ग्रेविटी यानी फोर्स 0 हो जाएगा। भार कब कम लगेगा? जब ग्रेविटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के 0 की स्थिति में ही जो है वो वेटनेस का फील होता है। मतलब अगर आपके अंदर भारहीनता महसूस हो रही है, इसका मतलब आपका वेट 0 हो गया। वेट 0 कब हो जाएगा? जब ग्रेविटी 0 हो जाएगी। जैसे आप ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पे ग्रेविटी 0 हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल 0 स्थिति में हो जाए, तो आप भारहीनता फील करेंगे। ऐसी जगह पे चले जाओ जहां ग्रेविटी 0 हो जाए, तो वहां पे आपका वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि हम ऐसे जगह पे चले जाएं जहां ग्रेविटी अगर 0 की स्थिति में आ जाती है, तो हमारे भार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, अब देखो पूछ ही लिए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो क्या होगा? भार 0 हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द्रव्यमान हमने बताया था ना कि द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? भार। तो भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। देखो ये अप्लाइड फिजिक्स का हिस्सा है, तो इसमें टफ क्वेश्चंस जो तुमको लगे, जहां कैलकुलेशन लगे उसको छोड़ देना, जहां थोड़ा सा लॉजिक लगे ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जहां भी कैलकुलेशन आ जाए, तो अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो छोड़ दिया करना, जबरदस्ती बिल्कुल मत सॉल्व करना, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जबरदस्ती कर दोगे तो माइनस मार्किंग की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो मत करना, ठीक है। चलिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान दोगुनी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? अब देखो एक चीज बता दे रहे हैं, दूरी बढ़ने पर बल कम हो जाता है, दूरी कम होने पर बल ज्यादा हो जाता है। ये बिल्कुल नियम है कि जब दो लोगों के बीच दूरी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब दो चीजों, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? मान जाओ एक यहाँ सूर्य है और एक यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 अपान r², ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैलकुलेट करने का। तो अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पाओगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², 1 अपान r², एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब द्रव्यमान बढ़ने से बल बढ़ जाता है और दूरी बढ़ने से बल क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर दूरी बढ़ जाएगी तो बल, अगर दूरी दोगुना हो जाएगी तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? लगने वाला बल, ठीक है। तो लगने वाला बल जो है वो दुगुनी दूरी, तो बल 1/4 हो जाएगा, यानी बल चौथे हिस्से की तरफ चला आएगा, ठीक है। अरे पहले ऐसे ही आधा हो जाएगा, और आधा और प्लस आधा तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है।
पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, क्यों? अब आपने पीसा की मीनार ही नहीं देखी कि क्या है, लेकिन अगर पीसा की मीनार झुकी हुई है तो क्यों नहीं गिर सकती? नहीं गिरने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो ग्रेविटी है ना वो यहां लग रही है, अंदर से ये ग्रेविटी लग रही है। अगर ये ग्रेविटी जो है वो इधर की तरफ खींचना शुरू करती तो ये गिर जाती, लेकिन ग्रेविटी जब इंटरनल लग रही होगी और ग्रेविटी का केंद्र बिंदु यही हो जाएगा तो वो नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इतना पता है तो ठीक है। ये किसी के साथ पूछ सकता है कि अगर कोई मीनार झुकी हुई बनाई गई तो उसका ग्रेविटी से अगर सेंटर में होगा, केंद्र में होगा, तो वो नहीं गिरेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ग्रेविटी अगर यहां से गुजरेगी ना तो वो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ग्रेविटी इसके बीच से नहीं गुजरेगी तो ये अपने आप गिर जाएगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी समानों में समान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बल, ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां होती है? अगर हम इस पृथ्वी को देखें, अगर हम पृथ्वी को देखें तो तुम्हारा वेट सबसे ज्यादा कहां होगा? अगर तुम तौलते हो तो मान जाओ वेट तौलते हो ना इतना न्यूटन, तो वेट सबसे ज्यादा कहां होगा? तो आपको बताते हैं, ये वेट सबसे ज्यादा जीरो होगा यहाँ पे, ध्रुवों पे ये जीरो हो जाएगा, ध्रुवों सॉरी भूमध्य रेखा पर ये जीरो हो जाएगा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों पर ये क्या होता है? अधिकतम होता है। ये ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है? क्योंकि सेंटर में जो मास है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे भाई अगर ये सेंटर है तो मास क्या हो गया? जीरो हो गया। और मास अगर जीरो हो गया तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट अगर यहीं से हम जाते हैं ध्रुवों की तरफ तो धीरे धीरे मास बढ़ता जाएगा, और मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब भी ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमेशा ध्रुवों की तरफ जो फोर्स होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु का भार जो है वो ध्रुवों पर न्यूनतम होता है या ध्रुवों पर अधिकतम होता है? तो आप बताइएगा ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होता है। ठीक है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहां होगा? सबसे ज्यादा चीजें भारी कहां पे होंगे? सबसे ज्यादा हवा में। हवा में सबसे ज्यादा भारी होगा कोई वस्तु। ठीक है, पानी में आने के बाद देखना, पानी में ना तुम जितना वेट उठाते हो उसके 3 गुना वेट लिफ्ट कर लोगे पानी में। क्यों? क्योंकि पानी भी फोर्स लगा रहा होगा ना, वो फोर्स वाटर भी लगा रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हवा फोर्स लगाएगा, लेकिन वो उतने अमाउंट में फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि हवा का मास कम है और पानी का मास ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी पिंड का भार जो अधिकतम होगा वो अधिकतम कहां होगा? वायु में होगा। ठीक है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर, अब देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए, तो कहां होगा? ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लोहे की एक गेंद जिसका भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? ध्यान रखना, अंतरिक्ष में ग्रेविटी शून्य हो जाएगी, ग्रेविटी शून्य हो जाएगी तो भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि भार शून्य हो जाएगा। जहां ग्रेविटी जीरो हो गई वेट वहां जीरो हो जाएगा, बट मास जीरो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि मास जीरो नहीं होगा, वेट जीरो हो जाएगा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस दबाव पर रहता है? मतलब भूमि में गुरुत्वाकर्षण का जो जल होता है वो किस दबाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक। अब ये इतना ध्यान है तो ठीक है कि 1/3 जो है एटमॉस्फेयर पे भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो दबाव पे रहता है। ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब कोई वस्तु अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? कोई चेंज नहीं होगा। भार में क्या बदलेगा? ग्रेविटी तो उतनी ही लग रही है ना। अरे जब ग्रेविटी उतनी ही लग रही है, पृथ्वी उसी ग्रेविटी से खींच रहा है, तो ऊपर से कोई वस्तु नीचे आएगी तो ऐसा थोड़ी उसका भार बदलता जाएगा, भार नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसका भार अनचेंज रहता है, भार जो है परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, अब 2 बल तो काम नहीं करेगा ना। मान लो अगर हम इस लिफ्ट पे खड़े हैं और ये लिफ्ट नीचे जा रही है तो हम लिफ्ट के ऊपर कितना बल लगा रहे हैं? 0। क्यों? क्योंकि लिफ्ट के ऊपर ऑलरेडी ग्रेविटेशन 9.8 का फोर्स लगा रहा है। तो पूरे लिफ्ट पे जब फोर्स लगा रहा है तो लिफ्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे के साथ लग रहा है, हमको इंक्लूड करके लग रहा है। तो 9.8 न्यूटन का जब फोर्स लग रहा है तो हमारे द्वारा लिफ्ट पे फोर्स कितना लगाया जाएगा? 0।
समझ में आ रही? क्योंकि रिजल्ट पे 10 फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, तो हमारे द्वारा फोर्स क्या लगाया जाएगा? 0 लगाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। नहीं, ऊपर जाते समय तो भार लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऊपर जाते समय ग्रेविटी लगेगी, नीचे जाते समय वो 9.8 न्यूटन से लगेगी। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से आप नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। हाँ, अगर इस एक्सेलरेशन से आप आएंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा गलत है? विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता रहता है, जबकि स्थान स्थिर होने पर, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, नहीं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो क्या होगा? जो है गुरुत्वीय बल का मान जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय बल का मान जो है वो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कम हो जाता है। जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति का क्षेत्र सीमित है। एक समय के बाद क्या होगा? उस ऊंचाई के बाद जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगना बंद हो जाएगा, ठीक है, तभी तो अंतरिक्ष आ जाएगा। अब देखो, हमने बोला ना, दूरी लगे, जितनी दूर जाओगे बल उतना क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब हम ऊंचे की तरफ जाएंगे तो दूरी तय करने लगेंगे, दूरी तय करेंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? अब देखो, ये बनाएगा पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक फोर्स लगेगा और पैराबोलिक फोर्स लगने की वजह से पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। तो अब अगर इतना पता है तो ठीक है कि तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल का टैंकर, पार्शियली है, मतलब पूरा नहीं भरा है, ठीक है। पूरा नहीं भरा है तो अब देखो, पूरा भरा है तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन एक तुम एक बर्तन ले लो, उसमें आधा भर दो और उसको लेके जाओ और एक समान त्वरण से जाओ, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेल का जो सरफेस, फ्री सरफेस जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हो अगर आप तो क्या होगा? क्षैतिज बना रहेगा? नहीं, क्षैतिज नहीं रहेगा। क्षैतिज से इस पर का अर्थ होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्षैतिज से इस पर अर्थ होगा पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ये भी नहीं होगा। एज्यूम पैराबोलिक कर्व, यानी परवलयी वक्र के आकार का हो जाएगा, ठीक है। चलो, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। b बराबर u प्लस ए टी, ए को यहां से यहां ला दो, यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा। देखो, v बराबर यही हो जाएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? द्रव्यमान वही रहे, समझ रहे हो? मतलब द्रव्यमान वही रहे और रेडियस कम हो जाए, त्रिज्या कम हो जाए, तो फिर पृथ्वी के तल पर g का मान क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम की जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा। तो जितना कम करोगे उसके डबल फोर्स बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, रेडियस जो होता है उसके डबल हो जाती है। अब अगर मान जाओ ये कम करोगे तो जितना तुम ये कम करोगे उतना ये भी कम हो जाएगा। तो एक अगर इधर से कम हो एक तो कितना बढ़ जाएगा? 2%, यानी लगने वाला फोर्स कितना बढ़ जाएगा? इंक्रीज बाई 2%, यानी जी का मान जो है वो 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये भी कैलकुलेशन है पूरा। अब इतना कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो फिर स्किप करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, अब चांद से कोई पत्थर पृथ्वी पर लाओगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? फोर्स, बल बहुत ज़्यादा लगाएंगे नहीं, हाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा ये फील नहीं करा सकते,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करा सकते, लेकिन फ्रिक्शन का बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स जो है वो जब एक साथ कोलाइड होते हैं तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन का बड़ा कारण हो सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सबसे बड़ा इनका रीजन जो है वो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट करके पूछे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान रहेगा, फंसाए हैं आपको बस। ये कह रहे हैं एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, अगर चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो हमने बताया ना, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। देखो यूपीएससी कितना स्मार्ट क्वेश्चन पूछी हुई है, तुरंत 1/6 लगाओगे और 16 का ऑप्शन में भी दे देंगे वो, समझ रहे हो, तो काम खराब हो जाएगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, उनका भार जो है वो कम होता है कि बढ़ जाता है, बढ़ेगा, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, भार बढ़ जाएगा और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाओगे तो भार क्या होता है, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कम हो जाएगा तो भार कम हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत तेज वृत्ताकार पथ पर अगर गाड़ी जा रही है तो जब वो पलटेगी तो अंदर वाले पहिए पे पलटेगी, बाहर वाले पहिए पे नहीं पलटेगी। अरे कार को ऐसे गोल गोल घुमा दो, ऐसे कार गोल गोल घूम रही है, अब तुम बहुत तेज यहां से कार लेके जा रहे हो तो अंदर वाला जो पहिया का हिस्सा होगा उसी से तो गाड़ी पलटेगी, बाहर वाले से तो नहीं पलटेगी ना, ठीक है। ये ठीक है। तो और बाहर की तरफ फिसलेगा, हाँ, अंदर की तरफ जब ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो बाहर की तरफ क्या होगा, स्किड करेगा, फिसलन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अंदर के तरफ, बाहर की तरफ फिसलेगा तभी अंदर की तरफ पलटेगा, अगर अंदर की तरफ फिसलेगा तो बाहर की तरफ पलटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है 2 और 3 ऑप्शन। जब किसी वस्तु को, ये तो हो गया, चलो यूपीएससी के क्वेश्चन स्किप करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले यूपीएससी ऐसे टफ क्वेश्चन पूछती थी, तो अभी यूपीएससी के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ठीक है। पीसेस के देखो, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मात्रा अगर बदल जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, अरे आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, डेंसिटी घनत्व तो थोड़ी बदलेगा। अरे मात्रा बदल दो, जैसे मान लो कि अब पानी 1 लीटर बॉक्स में था, आधा लीटर पानी निकल दिया, तो पानी का डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगा, पानी की डेंसिटी तो वही रहेगी ना जो होती है, ठीक है। तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा। यदि 100 किलोग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, डेंसिटी बदल जाएगी, सांद्रता बदल जाएगी, लेकिन वॉल्यूम, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के साथ धीमी होती है, क्यों। अब गेंद क्यों धीमी होती है बताओ भाई, तो अब ये गेंद जा रही है, ये धीरे धीरे क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रही है और इसके अपोजिशन में भी एक फोर्स लग रहा है, उसके विपक्ष में भी एक बल लग रहा है, ठीक है, और इस वजह से गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो कहाँ है, गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक ऊंची इमारत से गेंद इतने मीटर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखो फिर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, छोड़ देना मत करना, ये समझा रहे हैं ना कि कैलकुलेशन जहां आ जाए वहां करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो प्रयास कर लो, फिजिक्स अच्छा नहीं है तो छोड़ के चले आओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन लग जाएंगे v = u+80 से, जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब उसी से लग जाएंगे। अब उतना पता है तो करो, नहीं पता है तो स्किप कर दो, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर
प्ररोध आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, द पीरियड ऑफ स्विंग व्हील, प्ररोध आवर्तकाल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वो आवर्तकाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल कम हो जाएगा खड़े हो जाने की स्थिति में, और बैठ जाने की स्थिति में आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्विंग व्हील क्या हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा कम हो जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन सभी स्किप करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन एक साथ करना सिखाएंगे साइंस के कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यूपीएससी का माइंडसेट अलग होता है, वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, अब बताओ मशीन क्या सहायता करता है, मशीन क्यों बनाया जाता है, काम को आसान करने के लिए कि कम ताकत लगा के ज़्यादा मेहनत वाला काम आप कर लें, इसीलिए तो मशीन बनाया जाता है, मशीन का कॉन्सेप्ट ही यही है, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही ज़्यादा मात्रा में काम करने के लिए जो है वो मशीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, नाव स्थिर थी, 5 सेकंड, नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। अब बताओ बहुत टफ है, ये मत करने की कोशिश करना, वैसे आपको बता देते हैं कि 5 से 5 अगर मीटर गया है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के उससे अगर आगे गया है और 0.5 मीटर प्रति सेकंड से वो पीछे गया है, तो इसका मतलब द्रव्यमान जो होगा वो लगभग 5 टाइम ज़्यादा होगा, और सॉरी 10 टाइम ज़्यादा होगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 10 टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन मत करना ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाच दो कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंग टू पेंडुलम ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज, पेंडुलम क्लॉक कैसा होता है, क्रिस्टलीय दोलित्र होता है, ध्यान रखिएगा। घड़ी में एस्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा कि जो एस्फेटिक क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जैसे क्वार्ट्ज वाच सुने हो ना कि क्वार्ट्ज वाच से, तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किए जाते हैं उसका काम होता है कि वो दाब विद्युत प्रभाव को कम करना, ठीक है, यानी कि पाइजोलेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करना, कम करना, ठीक है। तो ये याद कर लेना, रट लेना कि क्या काम होता है, पूछ लेंगे कि क्वार्ट्ज वाच में क्या काम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, अब एक बात बताओ, हाँ, जो पेंडुलम क्लॉक्स होते हैं, जो पेंडुलम क्लॉक होते हैं वो घड़ियों गर्मियों के मौसम में क्यों वो सुस्त पड़ जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो आपको एक चीज पता है, अब देखो इसका सिंपल फॉलो में बता रहे हैं, कोई भी वस्तुएं जाड़े में सिकुड़ती हैं और गर्मियों में फैलती हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी वस्तुएं जो हैं वो जाड़े में सिकुड़ती हैं और गर्मियों में फैलती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो लोलक घड़ियों के जो वो होते हैं, जो साइन होते हैं, घंटे का साइन जो होता है वो जब फैलेगा, तो जब फैलेगा तो अब क्या होगा, उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, जब फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको चलने में, तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कि कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन सी है, ठीक है। अब ये पढ़ के नहीं सही होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन तभी सही होते हैं, ठीक है। लोलक की कालावधि, मतलब जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी लेंथ पे, लंबाई ज़्यादा होगी तो समय अवधि कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो समय अवधि ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जब कुएं में से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है। अब किसी ने खींचने की कोशिश किया, अरे भाई पानी में जब तक है तब तक हल्का है, पानी के ऊपर जैसे आएगा भारी हो जाएगा, खींचा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसका नहीं, इसका एग्जांपल प्रैक्टिकल देख रहा हो तो इसमें से किसी एक को लटका दो नीचे और उसके बाद उसको खींचने की कोशिश करो, मतलब जमीन पे जब खड़ा हो उसके बाद उसको खींचो, तो भारी सा लगेगा ना, तो भारी लगेगा, ठीक है। तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ठीक है, यही ज्यादा फील होगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करता है भाई, तापमान किस पे निर्भर करेगा। तो एक तो छेद कितना बड़ा है जो प्रेशर को रिलीज करता है, अरे जो गैस अंदर से रिलीज करता है वो कितना बड़ा है। अब मान जाओ छेद जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना जो वाष्प होगा जो वो उतना ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो प्रेशर उतना कम हो जाएगा। तो दूसरा वेट कितना है ढक्कन का, और दूसरी बात कि वो एरिया जो है वो कितना छोटा है या बड़ा है, इस पे ये डिपेंड करता है कि तापमान कैसा होगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा था प्रीलिम्स में, सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, बस उसने बदल दिया था कि प्रेशर कुकर का तापमान निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। 3 स्टेटमेंट बना दिए थे, इन्हीं में से बनाया था स्टेटमेंट से,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ द अपर होल एंड फूड टू बी कुक्ड, एरिया ऑफ द अपर होल एंड वेट प्लेस्ड ऑन इट। हाँ, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? जानते हो क्या होता है? एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और एयर प्रेशर की वजह से जो होता है वो वायु दाब में कमी के कारण, नहीं, एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। हाँ, वायु दाब ऊपर की तरफ वायु दाब कम हो जाएगा, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वायु दाब कम हो जाता है, कई बार इसीलिए नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जैसे 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 हम हाइट पे जाएंगे ना, तो कई बार कहते हैं कि बहुत ऊंचाई पर है तो मास्क दिए जाते हैं कि आप लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो भी हो जाता है, तो नाक से खून भी आ सकता है। इसीलिए जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब लेके जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर समुद्र की गहराई में भी अगर जाओगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो नसें फट जाती हैं। ठीक है, वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड शरीर से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित सिद्धांत रॉकेट पे कार्य करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। ठीक है, वहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है और संवेग संरक्षण का सिद्धांत आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे लॉन्च किया जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये भी न्यूटन ने ही दिया था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ये भी न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे भी मोमेंटम आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय कंजर्वेशन जो होगा उसके वजह से। ठीक है, जेट हवाई जहाज यानी नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से और आसानी छोड़ता है। इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? क्या रीजन है कि हवाई जहाज जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में आराम से उड़ पाता है, और इसके पीछे रीजन्स क्या होते हैं? नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी के वाष्प नहीं होते। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी हवाएं नहीं चलती। हाँ, ये भी सही बात है, लंबवत हवाएं नहीं चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विंड होता है वो वर्टिकल विंड नहीं होता है, हॉरिजेंटल विंड होता है, और हॉरिजेंटल विंड होने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वर्टिकल विंड ज़्यादा होता, ध्यान रखिएगा, तो वर्टिकल विंड ज़्यादा होता तो बहुत प्रभावित करता चलने को, लेकिन हॉरिजेंटल होता है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर मान जाओ हवाएं वर्टिकल हो जाए तो फिर क्या होगा? स्पीड को बदलना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो ना? फिर फोर्स और अलग स्पीड पे असर आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और पेशेंस रखो, हो जाएगा। एक बुलेट ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर दागी जाती है, वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है। उस दिशा में निम्न में से क्या होगी? क्या दीजिए? तो ऊपर t1 में गई, नीचे t2 में, तो t1 बराबर t2। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? दूरी कम हो जाएगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा भाई? दूरी कम हो जाएगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा? अरे साल का समय छोटा हो जाएगा, बहुत तेज दिन होगा, बहुत तेज रात होगा। जितना दूर है घूमने में उतना समय, जितना करीब आ जाएगा घूमने में उतना कम समय, तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब दिन की अवधि कम होगी तो वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, उतना तेज हम पहुंचना शुरू करेंगे। मानव शरीर का भार कहाँ ज्यादा होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, अब वही, अब जितना हम लोगों ने लगाए ना वही रिपीटेड आपसे पूछेंगे। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? अरे भाई, पानी के एक भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो वो भी अपनी जगह लिया हुआ है। अब मान जाओ क्या हो जाए कि बर्फ पिघल जाए तो पानी का सरफेस क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, जो सरफेस है वो सरफेस रहेगा। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे नहीं, पानी जो है वो ऊपर भर जाएगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उतनी ही जगह लिया था। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। और जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो उसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कम होता है और बढ़ता है। ठीक है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बहुत याद करके रख लेना, फिर से पूछ लेंगे ये पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? अब
तैरने के पीछे क्या है, डेंसिटी का मेन मतलब है कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, और इसीलिए वो तैर जाता है। ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/9। ठीक है, ये भी रट जाओ, 1/9 हो जाएगा। ठीक है। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, तो घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0 से 4 डिग्री पर जाएंगे तो इसका आयतन जो है वो घटता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय होता है, क्या मतलब होता है कि ना ऊर्जा आप बना सकते हो ना ऊर्जा आप समाप्त कर सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे आपको दिख गया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, मोमेंटम और वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी राशि हमको मिलेगी, तो द्रव्यमान मिलेगा। समझ रहे हो ना। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कहां पढ़े जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। हाँ ध्यान रखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। दूध को निम्न विधि से अलग मतलब एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है जिनाइज, बताओ। तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में क्या किया जाता है, बदला जाता है। यानी होमोजिनाइज एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध उपस्थित वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज प्रणाली की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, अर्थात दूध एक रूप हो जाता है। इस प्रक्रिया में केंद्र पसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिद्धांत काम करता है। ठीक है। मथने के कारण क्रीम का दूध से अलग हो जाना किसका कारण होता है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अब केंद्रीय बल का। बार बार ऐसे मथते हो ना तो उसमें आप देखते हो कि क्रीम अलग हो गया, दूध अलग हो गया, तो इसका रीजन क्या है, एक आप फोर्स लगा रहे हो जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम बेसिकली जो है वो अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो केंद्र के अंदर की ओर लग रहा होता है और वो क्या करता है, बाहर चीजों को करते जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही वॉशिंग मशीन जो है वो काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। हाँ। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर की सहायता से वेग से अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, तो अंतरिक्ष में क्या होगा, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों आ गिरेगी, क्योंकि उसी फोर्स से नहीं छोड़ोगे तब। हाँ, तो जो पलायन वेग है अगर उस स्पीड से छोड़ दोगे तब तो वो घूमता रहेगा, अगर उससे कम स्पीड पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आके गिर जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी वहां पे काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा, कोई मतलब नहीं, सब पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, सब एक साथ ही गिरेंगे। अब यहां पे मान लो अदर सभी फोर्स 0 है, तो अब मान लो लकड़ी है, कागज है, दोनों अब कह रहे हैं समान आकार का के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराए। अब लकड़ी और लोहा दोनों को गिराए, अब हवा चल रही उसी में, तो लोहा की डेंसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, हवा पे एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, कागज को उड़ा ले जाएगा कहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अदर सारे प्रभावों को आप शून्य मान लेंगे, ज्यादा दिमाग, जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा माइंड लगाना, ज्यादा दिमाग लगाना, यार ये कागज हवा उड़ जाएगा, लोहा गिर जाएगा, फिर जैसे ही ज्यादा दिमाग लगाए तो फिर काम खत्म हो गया भाई। जब भी तुमसे प्रश्न पूछा गया तो अदर सारे रीजन्स को 0 मान लो कि और कोई कारण प्रभाव है ही नहीं, सीधे दोनों को गिरा रहे हैं, तो दोनों पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, दोनों को एक समान से खींचेगा। ठीक है, और एक समान फोर्स से खींचेगा तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो पास्कल के जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, इनका जो ब्रेक काम करता है वो पास्कल के सिद्धांत के अनुसार काम करता है, पास्कल के नियम के अनुसार काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों सीधे नहीं खड़े रह सकते, ग्रेविटी ही नहीं है। ऐसे हम खड़े हैं तो ऐसे हमको खड़े होने के लिए ग्रेविटी की जरूरत है, ग्रेविटी हमको खींच के रखी हुई है। अगर हम मान लो अंतरिक्ष में ऐसे जाएंगे ना तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे होगा ना ऐसे ही रह जाओगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं।
सीधे खड़े होने में क्या हेल्प करती है? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के बिना आप नहीं सीधे खड़े रह सकते। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेव छोड़ा जाता है, तो वो क्या होगा? अब मान जाओ अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा हो तो सेव की गति भी वही है, तो सेव भी अंतरिक्ष यान के साथ घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां बनता है? अब ये कहां से आ गया? कहां बनता है? रेटिना के ठीक पीछे। दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे बनेगा, निकट दृष्टि में रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।